अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हर जगह ये गरम गरम बहस चल रही है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा, पाकिस्तान में कब खुशहाली आएगी, कब हम वो दिन देखेंगे कि हम अमन से, चैन से, सुकून से रह सकें, हमारी जो बेस प्राइसेस हैं वो एक स्टेबल प्राइसेस हों और मुल्क अफरा तफरी का शिकार ना हो जिस तरह इस वक्त हम जिस अफरा तफरी का शिकार है। आज अब जो भी चीज़ खरीदें, चंद घंटों के बाद या चंद दिन के बाद उसकी प्राइस आपको पता नहीं है वो कितने गुना बढ़ सकती है, वो कितने परसेंट बढ़ सकती है। तो इससे एक ऐसी मुआशी एक हिजान की कैफियत है कि हम ओवर बाइंग कर रहे हैं। अगर मैंने घर बनाना है तो मैं चाहता हूं कि फौरन घर का सारा मटेरियल मैं आज ही परचेज कर लूं, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स परचेज करना था। इससे क्या होता है कि आप जब इतनी हाई डिमांड क्रिएट करते हैं कि आज सपोज करें कि एक सोसाइटी में 1000 घर बनना है और वो 1000 लोग यही सोचना शुरू कर दें कि हम सारा मटेरियल आज ही बाय करें, तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, डिमांड सप्लाई का सारा कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आज की जो प्रोडक्शन है वो आज के लिए है, 1 माह के लिए। आप जब 6 माह की बाइंग आज ही करेंगे तो क्या होगा, और हम जब नहीं करेंगे तो क्या होगा। हम नहीं करते तो हमारी प्राइस कॉस्ट ऑफ हमारा जो डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। तो इससे निकलने का हल क्या है? तो इससे सर निकलने का एक हल ये है कि आपको अपना मुआशी स्ट्रक्चर इस्तेहकाम लेके आना होगा। मुआशी स्ट्रक्चर में इस्तेहकाम कब आएगा? जब तक आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये चीज़ें लाजम मुलज़ूम है कि आपको हर सूरत पहले अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सीधा करना होगा। हमारा ये फोकस नहीं है कि हम पॉलिटिकल पे ज़्यादा बात करें, लेकिन जो चीज़ हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रही है उसके ऊपर हमें तजवीज़ देना लाजिम है कि हम बताएं कि पॉलिटिकली क्या ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो रहा। नंबर 1, जो भी नई गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रद्द कर देती है। हालांकि ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, जो शॉर्ट टर्म होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं। आज अगर यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो तो कभी भी नहीं हो सकता कि वो 100% पुरानी गवर्नमेंट की सारी कमिटमेंट्स, सारी पॉलिसियां खत्म कर दें, ये मुमकिन ही नहीं है। वो मैक्सिमम रिफॉर्म्स करेंगे तो 10 से 15% पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी आप डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, बाद में उनको करेक्ट किया जाता है। आपको जो प्रॉब्लम है उस पॉलिसी में आप अपग्रेड करें। हमारा यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम ये समझते हैं कि ये पॉलिसी फलां गवर्नमेंट की थी, अगर ये प्रमोट होती है, अगर इससे कौम को रिलीफ मिलता है तो इसका क्रेडिट, इसका बेनिफिट उस गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस कदर मैं समझता हूँ कि ये एक बिलो द बेल्ट सोच है, बिलो द बेल्ट बात है कि हम इस चीज़ से अपनी कौम को हम इसलिए उस पॉलिसी से बेनिफिट नहीं लेने देते कि ये पॉलिसी तो फलां की थी। 1122 एक बेहतरीन स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे सर्विस स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया। मैं माजरत के साथ ये बात करता हूँ, मेरा ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस सारे प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया गया, उन लोगों को प्रमोट ही नहीं किया गया। उस सर्विस को मैं ये समझता था कि उसको इतना अपग्रेड कर देना चाहिए था कि वो अमेरिका और यूरोप के लेवल की एक सर्विस बन जाती। उसमें जो खामियां थी वो खत्म करते, उसको इंप्रूव करते। उसको इंप्रूव करने की बजाय उसको बिल्कुल लो डाउन कर दिया गया। क्यों? कि जी इसके ऊपर पुरानी प्रीवियस गवर्नमेंट की छाप है। तो इसी तरह इकोनॉमिक के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लाइक लास्ट गवर्नमेंट ने जो पहले मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने LNG के एग्रीमेंट्स किए, LNG का टर्मिनल बनाया। तो इमरान साहब की गवर्नमेंट आई, खान साहब की गवर्नमेंट ने आके वो सारे प्रोजेक्ट रोक दिए। तो उससे मुल्क को जो नुकसान आज तवानाई का हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इन पॉलिसीज़ का है कि हमने वो LNG टर्मिनल पे जितनी सस्ती 3 साल की हम कतर से गैस ले रहे थे, LNG ले रहे थे, आज वो मुआहदे हम कंटिन्यू करते तो आज मुल्क में 6500 मेगावाट शॉर्टफॉल ना होता। मैं खुद एनर्जी के बिजनेस से हूँ, मुझे रोज़ाना 20 कॉल्स आ रही हैं हमारी टेक्सटाइल सेक्टर से कि दान साहब बताएं इसका हल क्या है, इसका इमीडिएट क्या हल है। इसका इमीडिएट हल तो गवर्नमेंट के पास है कि अभी इमीडिएटली फौरी तौर पे हमें क्या करना है, अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए हमें ये कानून साजी करना पड़ेगी, हमें ये बिल लेके आना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी उनको कोई नई आने वाली गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकेगी। और जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, आप ये देखें कि एनर्जी के ऊपर एक गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी 2030 की, एक विजन था गवर्नमेंट का कि हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान का टोटल लोड जितना चल रहा है, पाकिस्तान का टोटल जिस कदर खपत है बिजली की, उसका एटलीस्ट 25% जो है वो सोलर पे होगा। ये हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। लेकिन इसी साल में 15 जनवरी में गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक जालमाना टैक्स लगा दिया। 17%
उसके ऊपर सेल टैक्स और 3% एडिशनल सेल टैक्स। तो जब अब एक गवर्नमेंट की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि 10 साल तक इसमें कोई टैक्स नहीं होगा और अवामुन नास को रिलीफ दिया जाएगा ताकि एक मुतबादल तवानाई का जो हमारे पास सोर्स है सोलर, इसको हम इंपोर्ट करें और इंडक्ट करें, इंस्टॉल करें और अपना जो हमारा फ्यूल का बिल है उसको कम करें, तो उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। और उसके ऊपर हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी, सारे इन्वेस्टर जो हैं वो शशदर रह गए, हैरान हो गए कि ये गवर्नमेंट ने एट वंस इमीडिएट ये क्या किया। तो इससे क्या होता है, आने वाले इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है और लोग ये समझते हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार, इनकी कोई पॉलिसी इनकी कंफर्म नहीं, इनकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है अपने बिजनेस के साथ। तो पहले मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आप चेंज लेके आए कि कोई भी नई आने वाली गवर्नमेंट उन आपके किए हुए जो पॉजिटिव एग्रीमेंट्स हैं, हाँ अगर एक एग्रीमेंट मुल्क के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ हैं और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, अगर उसके अगेंस्ट हैं तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि ना सिर्फ ख़त्म करना चाहिए, उन एग्रीमेंट्स करने वालों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना कर सके। तो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आप तब्दीली लेके आएँ ताकि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर भी आए, लोकल इन्वेस्टर भी आए। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ढांचा है वो बड़ी एक पुरानी एक रवायती सिस्टम के ऊपर चल रहा है। अगर किसी के पास आज से 50 साल पहले लूम चल रही है तो वो लूम ही चला रहा है। अगर किसी के पास स्टिचिंग का सिस्टम है वो स्टिचिंग का काम कर रहा है। मतलब जो बंदा जिस काम से मुंसलिक है वो उस काम को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाह रहा, ना नया कोई काम सीखना चाह रहा है, ना ये देख रहा है कि आज कौम की तरक्की किस चीज़ में मुनहसर है, किस कारोबार में हमें रेवोल्यूशन मिल सकता है, किस काम से हम इस मुल्क को, कौम को और अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, इसको शॉर्ट अगर मैं बयान करूँ, मेरी सारी गुफ्तगू का महवर नॉलेज बेस इकॉनमी है। आज इल्म पे मबनी मईशत का दौर है, हमें ट्रेडिशनल सारे बेस को ख़त्म कर देना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हमारे डाइज एंड केमिकल के सेक्टर में, हमारे मेटलर्जी के सेक्टर में, हर सेक्टर में हमें एक जिद्दत रिक्वायर्ड है, जिसकी चंद मिसालें मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर के अंदर आज भी हमारे, आप जिस भी देहात में चले जाएं, हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी साइड के ऊपर हम शीशम, टाली जिसे हम बोलते हैं, आज भी उस टाली की ग्रो कर रहे हैं, जो 30 साल बाद एक लकड़ी का दरख्त बनता है और पता नहीं चंद हज़ार रुपये हमें नफ़ा देता है। वो सागवान उसका ऑल्टरनेट है। 10 साल के अंदर अगर 1 एकड़ में सागवान की आप लकड़ी वहां पे लगाएं तो 10 साल में 1 एकड़ का दरख्त आपको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए आप उससे अर्न कर सकते हैं। 1.5 से 2 करोड़ रुपए आप अर्न कर सकते हैं और उस लकड़ी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में $30 बिलियन की उसकी मार्केट है। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर, हर सेक्टर में मैं ये समझता हूँ कि आपको नॉलेज बेस इकोनॉमी की बात है कि आप अपने देखें कि किन किन चीज़ों की हमारे पास गैप डेवलपमेंट क्या है, हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नॉलेज बेस इकोनॉमी के ज़रिए आएंगे, इल्म के मबनी मईशत के ज़रिए हम आएंगे तो हम फ़ौरन हम ओवरकम कर सकेंगे, ट्रेडिशनल रवैयों से हम बाहर आ सकेंगे और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, हम एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जिनको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। निम, हमने बहुत कॉमन सुना है निम का नाम, तो आप मुझे ये बताइए कि $1 मिलियन का निम का ऑयल पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। हम उर्फ आम में एक आपने नाम सुना होगा भंग, हम भंग के पत्ते हैं, $10,000 का 1 लीटर ऑयल है। लास्ट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि आप इसको रिफाइन कर सकते हैं, इस पर अभी आम लोगों को इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की है और KPK में बहुत सारे एरिया में उसकी काज स्टार्ट की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें उलमाए इकराम अपनी राय दें और अगर उस राय के साथ उस सारी पॉलिसी को तरतीब दिया जाए तो अवामुन नास को ओपन किया जा सकता है, उसके लाइसेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, उसका एक सिस्टम डेवलप करके उसको हम यहाँ काश्त करें। $10,000 का 1 लीटर ऑयल है। तो किस कदर बदकिस्मती कि हमारी ज़मीनें वही हम जो चना और गंदम और कपास हम बीज रहे हैं। और इससे बड़ी बात कि हमारे पास कॉटन का एक बहुत बड़ा जोन था, उस जोन को हमने शुगर जोन में कन्वर्ट कर दिया और सारी की सारी टेक्सटाइल को हमने तबाह कर लिया। अब हमारे पास कॉटन नहीं है, वहाँ पे गन्ना, और वो सारी हमारी जो शुगर मिलें वो वहाँ पे गन्ना उगा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोबारा जो क्रॉप हमारी कॉटन की थी इसको हमें मुल्क को मिलना चाहिए, क्योंकि हम मिलियन नहीं $बिलियन की कॉटन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ कि हमारी इकोनॉमी को
इल्म पे मबनी मईशत की ज़रूरत है। हम नॉलेज बेस इकॉनमी में कन्वर्ट करें और वतन अजीज़ को हम फ़ौरन खुशहाल कर सकते हैं। तो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।